सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग आखिरी क्लास में क्या पढ़े थे, आपका पाठ संख्या 5 प्रकाश को पढ़े थे। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग मूल रूप से क्या देखे थे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या देखेंगे, मूल रूप से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आज का क्लास का मूल टॉपिक क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन यह उसका एक और नाम भी है, क्या, वर्तन। गौर कीजिएगा, वर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही शब्द है। आखिर हम ये क्यों पढ़े, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से हमको क्या लाभ है। अगर आपको इन सवालों का जवाब चाहिए तो आपको प्रकाश का अपवर्तन जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे अगर आप किसी शीशे के ग्लास में अगर जल भर दें, ठीक है, जल भर दें और उसमें एक पेंसिल को ऐसे डाल दें, ठीक है, अगर आप डाल देते हैं तो आप गौर कीजिएगा, अगर साइड से आप देखें इधर से तो आपको पेंसिल हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। फिर जैसे इस सवाल का जवाब, आखिर पेंसिल मुड़ा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है, अगर ये जानना है तो आपको अपवर्तन पढ़ना चाहिए। दूसरा, जैसे आकाश में या रात में आप तारे देखे होंगे, गौर किए होंगे, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। टिमटिम, आखिर क्यों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या दिखाई पड़ते हैं। अगला, जैसे हीरा क्यों चमकता है, हीरा आखिर चमकता क्यों है, कम प्रकाश में भी वो अच्छा खासा चमकता है। आकाश में 7 रंग दिखाई देते हैं, आखिर ये क्यों होता है, नहीं होता। ये सब सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, जरूर प्रकाश का अपवर्तन या वर्तन। तो देखिए, आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं कि प्रकाश जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी आप मान लेते हैं एक टॉर्च जलाएं, तो जो भी प्रकाश निकलती है वो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप ये बचपन से पढ़े कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन एक बात पे गौर करें, प्रकाश सीधी रेखा पे गमन कब करती है, जब प्रकाश सिर्फ एक ही माध्यम से होकर गुजर रही हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ क्या है, हवा। तो जब भी प्रकाश यहाँ से अगर सपोज मान लेते हैं निकली, तो प्रकाश यहाँ हमेशा किस माध्यम से होकर गुजर रही है, तो प्रकाश हमेशा हवा से ही होकर गुजर रही है और किसी दूसरे माध्यम से में प्रवेश नहीं कर रही है। तो जब भी प्रकाश एक ही माध्यम से होकर गुजर रही होती है, मान लेते हैं यहाँ ये हवा एक माध्यम है, ठीक है, ये हवा है, मान लेते हैं, तो प्रकाश जब तक एक ही माध्यम से होकर गुजर रही हो, ठीक है, तब तक प्रकाश हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा में ही गमन करती है, उसमें कभी कोई उसके पथ में बदलाव नहीं होता। यानी हम लोग क्या सीखे कि प्रकाश तभी तक एक सीधे मार्ग में या सीधे पथ पे गमन करती है जब तक वो एक ही माध्यम से होकर बदल जा रही हो। लेकिन तब क्या हो, जब माध्यम बदल जाए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम पहला बोले थे, एक गिलास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं इधर से प्रकाश आई, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं यहाँ तक तो देखिए प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, प्रकाश आ रही है, तो ये तो देखिए यहाँ हवा ही है, सिर्फ क्या है, यहाँ पे हवा माध्यम से होकर प्रकाश प्रवेश कर रही थी, ये मान लेते हैं ये हवा है, तो हवा से ही होकर प्रकाश आ रही थी, तो यहाँ तक तो देखिए एकदम सीधी रेखा में आई। हम यही कहे आपको, एक माध्यम से होकर जब प्रकाश गुजरती है तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यहाँ पे जब प्रकाश पहुंची, यहाँ पे इस तल को देखिए, यह वह तल है जहां पे इसके ऊपर हवा है, इसके नीचे जल है, इसके नीचे क्या है, जल है। यानी यहाँ पे ये एक अलग माध्यम है और ये एक अलग माध्यम है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या प्रकाश सीधी निकल जाएगी अपने पथ पे, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है उस हिसाब से सीधी रेखा में जाएगी, नहीं। यही आपको पढ़ना है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का जो पथ होता है वह मुड़ जाता है। प्रकाश का पथ क्या होता है, मुड़ जाता है। यानी प्रकाश अब इस सीधी पथ पे नहीं जाएगी, प्रकाश या तो मुड़ जाएगी इधर, यानी प्रकाश देखिए यहां से आई, थोड़ा सा मुड़ गई, यानी इसी मुड़ाव को कहते हैं प्रकाश का क्या, अपवर्तन या प्रकाश का वर्तन। ठीक है, क्या मूल रूप से अभी क्या समझे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसका पथ जो होता है मुड़ जाता है। इसी मुड़ाव को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को अगर समझना तो उससे जल्दी से, उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, प्रकाशीय घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है जी, प्रकाशीय घनत्व का मतलब माध्यम में प्रकाश की गति। देखिए,
माध्यम में प्रकाश की गति के आधार पे, पहले समझिए माध्यम क्या होता है। माध्यम मतलब जिससे होकर प्रकाश गुजरे। यहाँ हवा से होकर प्रकाश गुजर रही है तो हवा क्या है, एक माध्यम है। प्रकाश देखिए जल से होकर भी गुजर सकता है तो जल क्या है, एक माध्यम है। जैसे प्रकाश शीशा से होकर गुजर सकता है तो शीशा भी क्या है, एक माध्यम है। आपको तो पता ही होगा कि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गुजर जाती है। निर्वात मतलब जहाँ कुछ ना हो, एक ऐसा जगह जहाँ हवा भी ना हो, उसको निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजर सकती है, ये आपको पता है। यानी प्रकाश निर्वात, गैस, तरल और ठोस सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती है। ठीक है, तो ये क्या अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या इन सभी माध्यमों में प्रकाश की गति एक ही प्रकार की है? नहीं, सभी माध्यमों में प्रकाश की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय घनत्व। मतलब माध्यम में प्रकाश की गति कितनी है, इस आधार पे। ठीक है, इस आधार पे आप गौर करें तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जल्दी से समझ लेते हैं माध्यम कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला माध्यम को कहते हैं सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम। और दूसरे को क्या कहते हैं, विरल माध्यम। सघन और विरल माध्यम, इन दोनों को समझें। सरल माध्यम किसको कहते हैं, मान लेते हैं ये हवा है, अब मान लेते हैं ये क्या है, जल है। आपको ये तो पता होगा हवा जो है वो एक गैसीय माध्यम है, तो उसके अंदर अणु जो होते हैं वो काफी दूर दूर फैले होते हैं, नहीं होते। और जो जल है वो क्या है, तरल है। तो इसमें अणुओं की जो मात्रा होगी इससे ज्यादा होगी, यानी इसमें अणुओं का घनत्व अधिक होगा। इतना तो आप जरूर बचपन में पढ़े हैं कि गैसीय माध्यम में अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, और तरल माध्यम में हम एक बस उदाहरण लिए, इसमें अणु बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं इधर से एक प्रकाश आई। ठीक है, इधर से एक प्रकाश की किरण आई। अब आप बताइए जब प्रकाश इस माध्यम में जाएगी, ठीक है, जाएगी तो इस माध्यम में जो अणु होंगे वो प्रकाश से टकराएंगे। प्रकाश जो है इस अणु के माध्यम से टकराएंगे और टकराते हुए ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टकराते हुए ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार से इसमें भी इस माध्यम के अणुओं से टकराते हुए ही गुजरेंगे। ठीक है, बस एक चीज हमको बताइए, इसमें देखिए अणु कम है तो प्रकाश से कम अणु टकराएंगे। इसमें इस माध्यम में अणुओं की मात्रा क्या है, कम है, तो प्रकाश से कम अणु टकराएंगे। लेकिन इसमें अणुओं की मात्रा ज्यादा है, तो यानी इसमें प्रकाश जो है, इसमें इस माध्यम से जब होकर प्रकाश गुजरेगी तो ज्यादा अणुओं से टकराएगी। तो अब बताइए कम टकराए, इसमें प्रकाश कम टकराए, इसका मतलब कम टकराते हुए गुजरी, तो यानी इस माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी, अधिक होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसको कम टकराना पड़ा। मान लेते हैं एक रोड है, उसमें ट्रैफिक बहुत कम है, तो आपकी गति क्या होगी, बहुत तेज, अब तेजी से निकल जाएंगे। लेकिन वही अगर मान लेते हैं रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, यानी बहुत सारे गाड़ी मौजूद हैं, तो आपकी गति क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी। ठीक इसी आधार पे कहते हैं सघन और विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की गति क्या हो, कम हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। ये एक तुलनात्मक बात है बाबू, गौर करें, हमेशा तुलना करते हैं। दो माध्यम जब आपको दिया गया होगा तो आप उस दो माध्यमों में तुलना करके ही हमेशा बताएंगे कि कौन माध्यम सरल है, कौन माध्यम विरल है। जैसे अगर उदाहरण के लिए अगर हम बोले कि हवा और जल है, इन दोनों में ही तुलनात्मक बात जब होगी तभी कंसेप्ट आता है किसका, सघन माध्यम और विरल माध्यम का। आपसे तभी पूछा इन दोनों में बताइए सरल कौन है और सघन कौन है, तो हवा क्या होगा, विरल माध्यम नहीं होगा, और जल क्या होगा, सघन माध्यम। ठीक है, उसी तरह से और अगर हम उदाहरण ले, मान लेते हैं, हम लेते हैं जल और शीशा, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में कौन सघन है, कौन विरल है। तो आपको पता होगा जल क्या है, तरल है, जल से, और ये क्या है, ठोस है, इसमें प्रकाश की गति और कम होगी, नहीं होगी, तो ये क्या है, सघन। यहाँ पे ये हो जाएगा सघन और ये क्या हो जाएगा, विरल। समझे, बस है। वैसे भी आप बचपन में पढ़े होंगे कि प्रकाश की जो गति होती है सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में। आप पढ़े होंगे अमूमन एक मोटा मोटी मान क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर। सी का मान अमूमन क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अंदाजन। उदाहरण अगर लें तो ये क्या है, हवा। तरल माध्यम का उदाहरण जैसे जल, और ठोस माध्यम का उदाहरण जैसे शीशा। तो आप समझ गए होंगे ना, अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो इसमें प्रकाश की गति अधिक है, तो ये क्या है, विरल, और ये क्या है, सघन। समझ गए, तो यानी ये क्या है, प्रकाश की गति का आप ये डायग्राम, यानी प्रकाश की गति
नीचे की तरफ घटती है। ठीक है, यानी प्रकाश जब भी एक माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, ठीक है, तो दोनों ही माध्यमों में प्रकाश के गति क्या होती है, अलग अलग होती है। इस गति अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश क्या होती है, सीधे मार्ग में गमन न करके जहां पे आपतन बिंदु पे, देखिए अभी हम समझाते हैं आपतन बिंदु किसको कहते हैं, कि आपतन बिंदु पे जैसे ही आती है और अगले माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अरे आइए प्रकाश के अपवर्तन या वर्तन से संबंधित कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। जैसे प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण किसको कहते हैं, ठीक है, अपवर्तित किरण किसको कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं। इसको देखिए, ये सारे शब्दों से आप पहले से वाकिफ हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। ये परावर्तन समझिए, परावर्तन क्या होता है, उसी माध्यम में होता है। गौर से देखिए माध्यम को, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे प्रकाश जो थी, मान लेते हैं ये हवा थी, हवा माध्यम में ही आई, सतह से टकराई, क्योंकि यह सतह क्या है, परावर्तन सतह है, ये प्रकाश इससे होकर नहीं गुजर सकता, तो टकरा के वापस लौट गई। यानी हवा माध्यम में ही प्रकाश आई और टकरा के वापस हवा माध्यम में ही लौट गई। सही, इसीलिए प्रकाश यहाँ से यहाँ तक भी सीधी आई, टकराई और जाते समय भी सीधी चली गई। ये क्या है, ये है प्रकाश का परावर्तन। ये सारी चीजों को जरा हम दूसरे चित्र के सहारे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले देखिए, तो ये जो इस सतह पे 90 डिग्री का जो कोण बना के खड़ा है, इसको आप क्या बोलिएगा, अभिलंब। अभिलंब, ये भी क्या है, अभिलंब। इसमें भी अभिलंब की परिभाषा वही थी। ठीक है, तो अभिलंब समझे, ये प्रकाश की एक किरण है, ये प्रकाश की एक किरण। तो समझे बात को, यहाँ हवा है, यहाँ शीशा। आपको पहले बताइए, इन दोनों में बता सकते सघन कौन है और विरल कौन है। देखिए हवा क्या है, विरल माध्यम है, और शीशा क्या है, सघन माध्यम है। तो आई प्रकाश की किरण, तो ये कौन सी किरण हुई, ये क्या है, कौन सी किरण है, आपतित किरण नहीं है। यहां भी देखिए, इसको आपतित किरण कहते हैं, यहां भी ये आपतित किरण ही है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये जो प्रकाश की किरण इस माध्यम, ये देखिए एक पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, यहां समझिएगा, ये परावर्तित कर दे रही है, लेकिन ये एक पारदर्शी है। शीशा का सिर्फ क्या है, टुकड़ा, ये आईना है, लेकिन ये क्या है, शीशा। शीशा से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, आर पार। तो इस माध्यम में प्रवेश की, और हम क्या कहते हैं अभी, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा के अनुसार जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरेगी तो उसका पथ क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये इस माध्यम में सीधे नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा मुड़ जरूर जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसके नियम को भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखें कि विरल माध्यम से जब भी प्रकाश किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो प्रकाश की किरण जो होती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी ये प्रकाश की किरण थोड़ा सा क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये प्रकाश की किरण देखिए मुड़ गई। देखिए ये प्रकाश का क्या हुआ, परावर्तन हुआ नहीं, ये प्रकाश का पथ बदल गया, मार्ग बदल गया। इसीलिए इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। तीन चीजें देख ली, आपतन कोण। अब यहां देखिए, ये क्या है, अपवर्तित किरण है और ये भी अभिलंब है। यहाँ पे ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसीलिए इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, ये कोण क्या होता है, इसको क्या कहिएगा आप, अपवर्तन कोण। इस कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक है, जहां पे प्रकाश आके पड़ी, इसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ भी क्या कहेंगे उसको, आपतन बिंदु। यहाँ पे भी हम देखिए इस सतह पे एक लंब डाले। अब देखिए, क्या प्रकाश की किरण यहां से सीधी जाएगी, क्या प्रकाश यहां से आ रही थी, क्या सीधी जाएगी, नहीं जाएगी। प्रकाश अब की बार क्या होगा, देखिए जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन जब सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। यानी अब की बार ये किरण जो है इधर नहीं झुकेगी, किधर झुक जाएगी, इसके तरफ झुक जाएगी। देखिए अभिलंब से थोड़ा इधर झुका नहीं, अब की बार दूर भाग गया, अभिलंब से थोड़ा दूर भाग गया। तो गौर से देखिए वास्तविकता में पूरे प्रकाश के पथ को, प्रकाश यहां से आई, थोड़ा मुड़ी, सीधी गई, यहां भी मुड़ी और इधर से आई।
नहीं, इसी कुल घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के पथ को देखिए, ऐसे 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 है, नहीं है? तो ये जो मुड़ा हुआ इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम लोग क्या वर्तन या अपवर्तन के नियम है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, वहां क्या था? परावर्तित किरण क्या होती थी? गौर कीजिए तो किरण परावर्तित हो जाती थी, ठीक है, ये परावर्तित किरण थी, लेकिन यहाँ पे परावर्तन थोड़ी हो रहा, यहाँ परावर्तित किरण थी, इसीलिए परावर्तित किरण, आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में थे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण, ठीक है। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, गौर कीजिए, आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे नियम पे। वर्तन का दूसरा नियम जो है उसको एक बार फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे तुरंत आइए। ये माध्यम हवा और सीसा, ये दोनों क्या माध्यम है? तो ये एक जोड़ा माध्यम है। दूसरे नियम जो है वो हमेशा जोड़े में स्थित होता है, समझने की बात है। जैसे हवा और सीसा एक जोड़ा माध्यम है, हवा और सीसा क्या है? एक जोड़ा माध्यम है। जैसे मान लेते हैं अगर शीशे का एक बर्तन है, पहले मोटा सा, उसके अंदर पानी है, तो पहले प्रकाश अगर आएगा तो शीशे से होके आएगा, फिर पानी के अंदर घुसेगा। तो यहाँ क्या? शीशे से पानी में गया, तो शीशा और पानी भी क्या है? शीशा और पानी, ये भी क्या है? एक जोड़ा माध्यम है, ठीक है। ये दोनों कोण जो है बाबू, ये माध्यम पे जरूर निर्भर करता है, समझे? यानी अगर हवा और शीशा है तो ये दोनों का मान अलग प्रकार का होगा। अगर मान लीजिए हवा और ये मान लीजिए पानी होता तो ये दोनों कोण का मान अलग होगा। तो दूसरा नियम जो है वर्तन का कहता है क्या? कि एक जोड़े माध्यम के लिए कोई भी आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण, यहाँ पे कोण का मान डिग्री में होगा, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ होगा। तो जो भी कोण होगा 30 डिग्री, तो उसका साइन, मतलब आपतन कोण का साइन, ये आपतन कोण है, आपतन कोण क्या होगा? 30 डिग्री, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, सपोज ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका 30 डिग्री का क्या लेंगे? साइन 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा अपवर्तन कोण, या ठीक है, ये अपवर्तन या वर्तन कोण जो है, इसका भी साइन लेंगे, इसका भी क्या लेंगे? साइन। ये क्या लिखते हैं? कोण आर, ठीक है। यानी दूसरा नियम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? एक जोड़े माध्यम के लिए आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है, ये क्या होता है? स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? स्थिर। ये क्या होता है? स्थिर, कभी नहीं बदलता। इसको जानते हैं, ये जो अनुपात है, इस अनुपात को हम लोग म्यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह का एक अक्षर होता है, ठीक है। इस अक्षर को क्या पढ़ते हैं? म्यू। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू। यानी ये म्यू है, और ये म्यू का मान जो होता है एक जोड़े माध्यम के लिए हमेशा फिक्स होता है। तो ये देखिए, आप देखे थे क्या कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसमें क्या कहते हैं कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। उसी को किस अक्षर से दिखाते हैं? म्यू। और इसी अनुपात को क्या बोलते हैं? वर्तनांक। इसको क्या बोलते हैं? वर्तनांक। आपको पता है ये जो नियम है क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर जो होगा वो हमेशा स्थिर होगा। इसी नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो कभी कभी तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है जी कि स्नेल का नियम बताएं। तो स्नेल का नियम जब भी पूछा जाए आप क्या लिखेंगे? अपवर्तन का दूसरा नियम। चलिए आइए देखते हैं वर्तन के कारण प्रकाश की किरण का विचलन किस प्रकार से होता है, अर्थात प्रकाश किस प्रकार से मुड़ेगी उसको बस देख लेते हैं, बस फिर सब हो जाएगा कि मुड़ती कैसे। मान लेते हैं ये आपतित किरण है, पहले ये हवा जो है, हवा क्या है? विरल माध्यम है, और ये क्या है? शीशे का टुकड़ा है, तो शीशा क्या है? सघन। यानी प्रकाश की जो किरण है ये एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, विरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो अभी तक इतना तो समझ गए होंगे कि ये प्रकाश सीधी नहीं जाएगी अपने रास्ते में, मुड़ेगी जरूर। तो किधर मुड़ेगी? तो याद रखिए विरल माध्यम से प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, ये किरण जो है अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगी। ये ऐसे नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा मुड़ के इधर से आएगी, यानी यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये पहला नियम है, इसको याद रखें। प्रकाश की किरण थोड़ी सी मुड़ गई, किधर? अभिलंब की तरफ मुड़ गई, ठीक है। ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि अब देखिए ये प्रकाश की किरण फिर देखिए माध्यम बदल रहा है, तो फिर से प्रकाश मुड़ेगी। अब सघन है और विरल है,
तो यानी अब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी, प्रकाश सीधी निकलेगी नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर भाग जाएगी, यानी प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी। ये दो नियमों को जरूर याद रखें। यानी हम लोग कुल क्या सीखे, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, ठीक है। एक तीसरा नियम भी, यानी प्रकाश की किरण अगर सतह पे 90 डिग्री पे जब पड़ती है, यानी इधर से 90 डिग्री पे पड़े, तो इस प्रकाश की किरण का कोई अपवर्तन नहीं होगा, मतलब इसका मार्ग कभी नहीं बदलेगा, ये एकदम इसी के सहारे सीधे निकल जाएगी। देखिए इस प्रकाश की किरण का कोई अपवर्तन नहीं हुआ, अपवर्तन मतलब उसका मार्ग नहीं बदला, ये सीधे निकल गई। और तीसरे केस में जब हम उसमें बताए थे आपको कि जब प्रकाश की किरण अभिलंब पे पड़े जब, तब तो उस समय कोई भी अपवर्तन नहीं होता, सीधी सीधी निकल जाती है। तो बाबू देखिए प्रकाश की किरण यही पड़ी है, अभिलंब भी यही है, तो यहाँ पे आपतन कोण कितना है, 0 नहीं। यानी तीसरे केस में क्या होता है, यहाँ पे कोण आई भी यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का ही मान कुल मिलाकर क्या होता है, 0। आप इसको याद रखें, यहाँ पे कोई अपवर्तन नहीं होता। यहाँ पे देखिए कि प्रकाश की किरण जो है वो हवा में से निकल के कहा जा रही है, शीशे में जा रही है। तो देखिए इसको लिखते कैसे, म्यू को एक लिखने का एक तरीका है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माने एयर, म्यू, और ये हवा यानी एयर से कहा जा रही है शीशे में, जी यानी ग्लास में। इसके का मतलब क्या, इसको लिखने का तरीका, इसका मतलब बस समझिए कि ये प्रकाश जो है हवा से किस में जा रही है, शीशे में। तो जो भी हवा वाले माध्यम में अपवर्तन कोण होगा उसका साइन लिखिएगा, उसके साइन का, अपवर्तन कोण के साइन का बटा वर्तन कोण के साइन का अनुपात, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये हवा है ना, तो ये लिखने का तरीका, एक और शब्द आता है उसको बोलते हैं क्या, परम वर्तनांक। परम वर्तनांक क्या है, परम वर्तनांक होता क्या है, जिसमें पहला माध्यम, ये माध्यम जो है प्रथम माध्यम अगर क्या हो जाए, माध्यम क्या हो जाए, निर्वात हो जाए, निर्वात हो, ठीक है। पहला अगर यहाँ पे देखिए हवा है, यहाँ पे शीशा है, अगर हवा की जगह ही क्या हो जाए, सिर्फ मेरा निर्वात हो जाए, यानी प्रकाश की किरण निर्वात से अगर सीधे शीशे में पड़े, तब वहां पे अगर आप म्यू का मान निकालिएगा तो उस मान को क्या कहिएगा, परम वर्तनांक। फिर आप उसको वर्तनांक नहीं कहिएगा, क्या कहिएगा, परम वर्तनांक, ठीक है। यानी सिर्फ पहला माध्यम क्या होना चाहिए, निर्वात, तब उसको कहेंगे परम वर्तनांक, ठीक है। देखिए तुरंत थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वायु के सापेक्ष शीशे का वर्तनांक कितना है। एक मान होता है, याद रखें, इसका मान होता है 1.5, ठीक है। वायु के सापेक्ष शीशे का वर्तनांक कितना, 1.5, और वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक कितना होता है, 1.33। इसका ये मान है। लेकिन कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये बताइए आपकी इसका अर्थ क्या है। इस मान से क्या पता चलता है कि प्रकाश की गति वायु में जितनी है उसकी तुलना में शीशे में क्या है, 1.5 गुना कम है, ठीक है। यानी वायु में ज्यादा है, शीशे में कम है, कितना गुना, 1.5 गुना। उसी तरह से वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक 1.3 है। इसका मतलब आपको पता है ना, वायु में प्रकाश की गति अधिक है, जल में प्रकाश की गति कम है। तो कितना कम है, 1.3 गुना कम है। इससे यही पता चलता है। वर्तनांक से संबंधित एक और प्रश्न आता है कभी कभी क्या, कि वर्तनांक किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो देखिए वर्तनांक जो है सबसे पहले किस पे निर्भर करता है, दोनों माध्यमों की प्रकृति पे। क्योंकि आपको पता है ना वर्तनांक क्या है, म्यू क्या है, साइन आई बाय साइन आर, नहीं है, साइन आई बाय साइन आर। माध्यम बदल जाने से ये कोण भी बदल जाता है जी। इसीलिए सबसे पहला चीज के किस पे निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पे, माध्यम की प्रकृति पे। दूसरा एक चीज और पे निर्भर करता है, वो क्या है पता है, प्रकाश के रंग पे। अगला देखिए टॉपिक है क्या है, पार्श्विक विस्थापन किससे कहते हैं। बहुत ही आसान है, गौर से इसको फिर से देखिए। ये आपतित किरण है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये अलग माध्यम नहीं होता तो ये आपतित किरण का मार्ग तो यही होता, ये सीधी इस मार्ग में निकल जाती, नहीं, इस मार्ग में निकल जाती है एकदम सीधे, ठीक है। लेकिन बीच में अलग माध्यम आ गया, हवा के बाद ये शीशा आ गया, इसीलिए अपवर्तन हुआ, तो प्रकाश का मार्ग थोड़ा सा बदल गया, नहीं बदला। फिर यहां से फिर देखिए माध्यम बदला, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे आके प्रकाश का मार्ग फिर से बदल गया, नहीं,
तो ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, नहीं है। तो लेकिन ये वास्तविक मार्ग है ना, ये प्रकाश की किरण का वास्तविक मार्ग है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण है। ये मार्ग और ये मार्ग जो होता है, ये दोनों समानांतर वापस हो जाता है। ये अपवर्तित किरण क्या हो जाती है, थोड़ा सा इससे क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, घसक जाती है। ये जितना मार्ग घसका, ये जितना भी पथ घसका ना, इसी घसक जाने वाले मार्ग को, या ये डिस्टेंस या ये दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। ये क्या है आपका पार्श्विक विस्थापन। किस चीज पर निर्भर करता है, निर्भर किस चीज पे करता है, आप बता सकते हैं। ये मान लेते हैं ये एक ग्लास का स्लैब है, ये जितना चौड़ा होगा, इसकी चौड़ाई पे ये जितना ज्यादा चौड़ा होगा, पार्श्विक विस्थापन भी उतना ही अधिक होगा। यानी पार्श्विक विस्थापन निर्भर किस पे करता है, स्लैब बोलते हैं, ग्लास स्लैब के चौड़ाई पे। ठीक है, इस पार्ट के आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे ऑल पे कर दें, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, लेकिन घर में जरूर रहिए, ताकि हम लोग सब मिलकर कोरोना को हरा सकें। थैंक यू।